नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर नॉलेज जीएस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीटेट सोल्ड पेपर। दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो सोल्ड पेपर है वो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ 2021 से 22 में। और इससे पहले जो भी पेपर हुए हैं सीटेट के, उसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में जो जो भी प्रमुख क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मुख्य प्रश्न आए हैं, उन सबको मैंने इस वीडियो में लिया है। उसकी चर्चा अपन यहाँ पे करने वाले हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियो जो सीटेट के लिए, केवीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके सोल्ड पेपर मैं आपको इस चैनल पे देते रहूँगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सीटेट के सोल्ड पेपर को बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को सभी के लिए क्या क्या आवश्यक है। जो मतलब विविध पृष्ठभूमियों के जो अधिगम करता है, यह विविध पृष्ठभूमियों से संबंधित क्या दोस्तों, या विविध पृष्ठभूमियों से संबंधित है कि जो अलग अलग समाज के, पिछड़े वर्ग के, अनुसूचित जनजाति वगैरह के लोग हैं, उनको संबोधित करने तो एक अध्यापक को क्या आवश्यक है। तो इसका उत्तर अपन देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो भाई साहब, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, आप पेडागोजी पढ़ते हैं तो जो भी नेगेटिव वर्ड आते हैं वो हमेशा आपका प्रश्न गलत रहेगा, उनको लेना ही नहीं है। रूढ़िबद्ध धारणा, नकारात्मक, ये सब नेगेटिव वर्ड है, तो ये इसमें नहीं चलेंगे। तो क्या हो गया, ये इसका दूसरा उत्तर नहीं होगा। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। टालना नेगेटिव वर्ड है तो होगा ही नहीं। विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए, ये इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। विविध विन्यास मतलब क्या है दोस्तों, तो विविध विन्यास को एक बार समझ लीजिए, यानी विविध पृष्ठभूमियों के जो अधिगम करता है, उससे आशय ये निर्धन लोग, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजातियों के जो बच्चे हैं उनसे संबंधित यहाँ पर है। तो अधिगमकर्ता को संबोधित करने हैं तो विविध विन्यासों के उदाहरण उसको लेना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। ऑप्शन देख लीजिए। पहला है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, भाई ये भी नहीं, ठीक है। विद्यार्थियों में डर की भावना नेगेटिव वर्ड, ये नहीं होगा, ठीक है। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। और डी है समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया को इस्तेमाल बढ़ावा देकर। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर के अलग अलग समस्या समाधानों का लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर के सुसाध्य किया जा सकता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। प्रश्न ध्यान से समझो, क्या नहीं करना चाहिए। क्या अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो उत्तर देख लीजिए। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, ठीक है भाई, ये तो करना चाहिए। और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नेगेटिव है। तीसरा देख लीजिए, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, भाई ये तो करना चाहिए। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रियों को उपागमों का इस्तेमाल, भाई ये तीनों तो करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए, देखो नेगेटिव प्रश्न है तो उत्तर भी नेगेटिव टैग वर्ड से ढूंढा जाएगा। तो क्या कहा, क्या करना ही करना चाहिए, आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग उसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्लियर। चलिए, बहुत सुंदर। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 4। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। तो प्रमुख लक्षण अति सक्रियता, ये अति सक्रियता नहीं। असतर्कता, कम परिज्ञान या बोधगम्यता, तो भी अति सर्कता नहीं होगा, असतर्कता नहीं, कम परिज्ञान, बोधगम्यता, तो होगा अपसारी चिंतन। क्या होगा दोस्तों, अपसारी चिंतन, वो यहाँ पर होगा। सृजनात्मकता से आशय ये दोस्तों मौलिक चिंतन, नवीन संगठन, व्यवहार, समस्याओं का नवीन ढंग से समाधान एवं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नवीन दृष्टिकोण रखना, ये इससे मुख्य सृजनात्मकता से तात्पर्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपसारी चिंतन, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 5। दोस्तों, ये प्रश्न आप मिला लेना,
आपके प्रीवियस एग्ज़ाम के जितने भी टेस्ट पेपर हुए हैं उन सब में इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आया ही आया है, इसलिए मैंने इन प्रश्नों को यहाँ पर लिया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, तो साहब ये तो नहीं होगा। बिना अनुकरण, नकल और दोहराना, तो अनुकरण, नकल, दोहराना ये नेगेटिव टेक वर्ड है, ठीक है। विषय वस्तु को यंत्रबद्ध याद करना, रटन विद्या, रटन यंत्रबद्ध है ना, रटन विद्या ये नेगेटिव है। तो उत्तर हो जाएगा संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। इससे क्या होगा? अध्यापन अधिगम को सबसे प्रभावशाली यह साधन होगा। क्लियर? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, एक अध्यापिका को, प्रश्न ध्यान से समझना, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों का विश्लेषण करने से क्या होगा? इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। भाई ये तो नहीं है। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, भाई ऐसा भी नहीं है। अधिगम तो और सीखने पर निर्भर होता है। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, भाई दंड देना तो सकती है, भाई होना ही नहीं चाहिए, नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव है, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होती है। तो उत्तर नंबर हो जाएगा डी। दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिए, प्रश्न अगर पॉजिटिव है तो उत्तर भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। प्रश्न नंबर 7, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, इसको अपन समझते हैं। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो अभिप्रेरणा वह शक्ति है दोस्तों जो किसी व्यक्ति को निश्चय उद्देश्य तक पहुंचाने हेतु प्रोत्साहित करती है, ठीक है। तो उत्तर देखिए, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत, यंत्रवत आ गया भैया, रटन है। बच्चों को दंड, रटन विद्या। प्रवीणता अभिमुख लक्ष्यों पर जोर देकर, उत्तर हो जाएगा प्रवीणता अभिमुख लक्ष्यों पर जोर देकर। उससे क्या होगा कि उससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा, क्रियाशीलता रहेगी और अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों को प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर के करना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों 7वां, शर्मिंदगी। बच्चों में शर्मिंदगी क्या होती है? ठीक है, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। तो भाई शर्मिंदगी बच्चों को प्रभावशाली कैसे हो सकती है भाई साहब? के भाव को, शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। शर्मिंदगी को बार बार लाना चाहिए? नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं भाई साहब, हो ही नहीं सकता। शर्मिंदगी का संज्ञान से संबंध है। हाँ, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगर भाई साहब कोई बच्चा शर्मा रहा है तो उस प्रभावशाली अध्ययन कैसे कर पाएगा या अच्छा विद्यार्थी कैसे बन पाएगा? इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर है 9, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या है? बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। भाई साहब बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर सीधा सा स्पष्ट है साहब, इसका उत्तर हो जाएगा ए, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते। कब? जब अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे पूर्ण रूप से सक्रिय रहते हैं। प्रश्न नंबर है 10, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? अधिगम के लिए, सीखने के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। साहब ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, प्रयास करेंगे तो फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। असफलता अनियंत्रित है, भाई साहब ऐसा भी नहीं है। योग्यता सुधारी है या योग्यता अटल है? तो यहाँ पे उसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों योग्यता सुधारी है। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? कि योग्यता सुधारी है। व्यक्ति में योग्यता होगी तो उसमें सुधारता आएगी। अधिगम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धारणा है योग्यता सुधारी। शिक्षक तथा अभिभावकों आदि के द्वारा किए गए विशेष प्रयास से बालक की योग्यता में अपेक्षित सुधार करने के साथ साथ उसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होती है? तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। उत्तर नंबर 1, बारंबार परीक्षाएं। तो बारंबार परीक्षाएं तो बच्चा बोर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखिए सी, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। तो यहाँ पे भाई इसमें भी नेगेटिव है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बच्चा कभी पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चा अपना ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अन्वेषण और संवाद।
अन्वेषण संवाद से विद्यार्थियों में क्या होगा, संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायता होते हैं ये, ठीक है। इससे क्या होता है, जबकि बारंबार परीक्षाएं जो है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा से अति प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं आदि संकलनात्मक समझ के विकास में सहायक नहीं होती। ये जो तीनों हैं ये संकल्पनात्मक विकास के बढ़ाने में सहायक नहीं होती, जबकि अन्वेषण और संवाद ये उसको बढ़ाने में सहायक होते हैं। प्रश्न नंबर है 12, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया हो, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, या वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। तो क्या कहा, इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका सही उत्तर है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी, कि सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तब बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। आई समझ में कि भाई अधिगम सामाजिक संदर्भ में होना एवं विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाना, ये सब बच्चों के लिए बहुत प्रभावशाली अधिगम को दर्शाता है, जबकि सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करने से बच्चों को सीखने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला देख लीजिए, प्रश्न नंबर है 13, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना कोई भय नहीं, उच्च उत्तेजना उच्च भय, या निम्न उत्तेजना उच्च भय। तो अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था यहाँ पर पूछिए, तो भाई अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर होगा ए, ऑप्शन नंबर होगा ए, ये सही उत्तर है। संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं, तब जाकर के बच्चा सीख पाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रतिरूपित किया जा सकता है। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रतिरूपित किया जा सकता है, ना आनुवांशिकता ना पर्यावरण पर, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, केवल आनुवांशिकता पर, या केवल पर्यावरण। देखो जब भी केवल शब्द आए तो समझना ये क्या है, नेगेटिव टेक वर्ड है, ठीक है। ना आनुवांशिकता पर ना पर्यावरण पर, भाई ऐसा भी नहीं हो सकता। बच्चों के विकास की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो क्या होगी, उनकी आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों पर आधारित होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा इसका बी, क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर है 15, एक कार्य के दौरान, प्रश्न समझना, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। वायुगोत्सी के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है। स्वयं से बात करना, ये वायुगोत्सी का सिद्धांत है, ये क्या दर्शाता है। तो आत्मकेंद्रिता, मनोवैज्ञानिक विकार, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, या स्वतः नियमन। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ये होगा स्वतः नियमन। क्या होता है, स्वतः नियमन, ठीक है। आया समझ में कि वायुगोत्सी के भाषा और विचार के विषय में दिए गए स्वनियमन से यह विचार संबंधित है कि वह खुद से बात करती है। इसका मतलब यह है कि साइना द्वारा अपने कार्य की प्रगति हेतु स्वयं से बात करना, यह व्यक्तिगत वाक है। क्या है, व्यक्तिगत वाक, ठीक है, ये व्यक्तिगत वाक है, ये लेव वायुगोत्सी के स्वतः नियमन को दर्शाता है। प्रश्न नंबर देख लीजिए 16, मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धति है, परीक्षा पद्धति, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो उसको समझ लो भैया। विद्यार्थियों की जरूरतों में आवश्यकताओं की पहचान करना। क्या कहा, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकता की पहचान करना मूल्यांकन पद्धति के द्वारा। अगला देख लीजिए, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, साहब ये गलत हो है। विद्यार्थियों को नामांकित करना, नेगेटिव है। योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना, तो साहब ऐसा भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। बहुत सुंदर। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर है 17। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा इसलिए समझ लीजिएगा। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारा जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने फैसला कर लेती है। लेव वायुगोत्सी के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका को यह योजना छात्रों को कैसे प्रभावित करेगी, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अधिगम के लिए पाठ आधारित संरचना का काम करेगी। देखो अध्यापिका का बच्चों के लिए संकेत इशारे करना, जैसे क्यों, क्या, कैसे, ये सारे सिद्धांत वायुगोत्सी के पाठ आधारित जो संरचना है उस पर नियंत्रित
होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी सही आंसर। प्रश्न नंबर 18, बहुत सुंदर प्रश्न है। एक खेल क्रीड़ा के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है? लैंगिक भेदभाव को कम करता है? साहब नहीं है। ठीक है, लैंगिक समानता को बढ़ाता है, लैंगिक रूढ़िवादियों को दर्शाता है, या लैंगिक रूढ़िवादियों को चुनौती देता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, उनकी रूढ़िवादिता को दर्शाता है। लड़के को चोट लगी तो लड़के को रोना नहीं चाहिए, ये बात लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाती है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये सारे प्रश्न आपके सीटेट, केवीएस और ये जितने भी रीट और सेकंड ग्रेड के एग्जाम है उनमें जितने भी सीडीपी के क्वेश्चन आंसर आए हैं उन सब में ये सारे प्रश्न जो मैं यहाँ पर 30 प्रश्न ले रहा हूँ ये सब के सब उनमें पूछे गए हैं। इसलिए दोस्तों इनको समझ करके अपन चलते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। प्रश्न नंबर है 19, एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, या विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। दोस्तों प्रतिस्पर्धा नेगेटिव टेक वर्ड है। ठीक है, मौके प्रदान करना और अध्यापक को अटल पर, अब इन दोनों में से क्या होगा जरा सोचिए। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना एक प्रगतिशील कक्षा में, या अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों? प्रगतिशील शिक्षण पद्धति को विकसित करने का श्रेय प्रसिद्ध अमेरिकन मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी को जाता है। इसका जो पूछा जा सकता है, मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी को इसको प्रसिद्ध करने का जाता है। प्रश्न नंबर है 20, प्रश्न समझिए। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, यह नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? भाई किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे लोग उसे स्वीकारते हैं, तो ये किस चरण को दिखाता है? उत्तर प्रथागत चरण, अमूर्त सक्रियात्मक, प्रथापूर्व और प्रथागत, किस अवस्था को दिखाता है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रथागत चरण को। क्योंकि दूसरे वाला कर रहा है, सामने वाला कर रहा है, तो वो कार्य हम कर रहे हैं, इसलिए प्रथागत अवस्था को दिखाता है। प्रश्न नंबर है 21, प्रश्न समझिएगा। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। दूसरा है पारिवारिक एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक है। तो प्रश्न पूछा था कि समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर अपन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर है सी, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और पारिवारिक समाजीकरण का प्रथम कारक है। आई समझ में? बच्चों पर जो प्रभाव पड़ेगा वो प्रथम प्रभाव पड़ता है अपने परिवार का, बच्चों की प्रथम पाठशाला परिवार कहा जाता है, और दूसरा फिर उसके विद्यालय का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, जरा समझ लीजिए। बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर जोर देता है? बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती है, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है, या एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर जोर देता है? उत्तर नंबर हो जाएगा ए, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाओं पर यह जोर देता है। ठीक है, तो बुद्धिमत्ता की 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन यहाँ पर गार्डनर के द्वारा किया गया था। भाषाई बुद्धि, ठीक है, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्नातक बुद्धि, ऐसी 9 प्रकार की बुद्धियों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये आपके किया गया था, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है ये आपके द्वारा दिया गया था, गार्डनर के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है? तो उत्तर देख लीजिए। परिकल्पित निगमात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, अमूर्त सोच का विकास, विचार सोच में केंद्रीकरण। तो ऑप्शन नंबर टी का हो जाएगा डी, विचार सोच में केंद्रीकरण। क्लियर?
ये इसका जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत में आ जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर है 24। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है? भाई ऐसा नहीं है साहब, केवल शब्द आ गया नेगेटिव। विकास बहुआयामी होता है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालयों में होने वाले अधिगम से होता है। तो ये भाई दो तो चले गए, ए और डी तो चला गया। अब बचा बी, उत्तर हो जाएगा बी, विकास बहुआयामी होता है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई अवस्था नहीं है, विकास बहुआयामी होता है। अगला प्रश्न देख लिए दोस्तों। हाँ, 24 का उत्तर समझना, तो दोस्तों 24 का उत्तर विकास बहुआयामी होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर है 25। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है? लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य किस पर जोर देता है? अभिप्रेरणा, संतुलीकरण, सांस्कृतिक उपकरणों और गुणारोपण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी। सांस्कृतिक उपकरण जो है वो लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रियाओं में सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देते हैं। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर है 26, बहुत महत्वपूर्ण है। जीन पियाजे अपने संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं? किस रूप में वर्णित करते हैं? विकास का समीपस्थ क्षेत्र, स्कीमा मनोबंध, मनोवैज्ञानिक उपकरणों में, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध में। तो जीन पियाजे हैं अपने संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञान संरचनाओं को किस रूप में व्यक्त करते हैं साहब? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, स्कीमा मनोबंध के रूप में उसको यूज में लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए? समावेशी कक्षा क्या है भाई? एक समावेशी कक्षा जिससे आश्रित समाज के सभी वर्गों जैसे निर्धन, वंचित, बिछड़े, अनुसूचित जाति एवं जनजाति सभी बच्चे बैठे हैं, उसमें किस पर जोर देना चाहिए? तो इसका उत्तर देखते हैं अपन। सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों को लगाव करना, भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य नहीं। अविभेदी समरूपी निर्धारण नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान हमें करना चाहिए। ये एक समावेशी कक्षा पर जोर होना चाहिए। ठीक है। प्रश्न नंबर है 28। दिव्यांगजन अधिगम अधिनियम 206 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? कौन सी शब्दावली का उपयुक्त हमें करना चाहिए दिव्यांगजन अधिनियम 206 के अनुसार? तो इसका सही उत्तर देखते हैं। छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, मंदित छात्र या विकलांग छात्र। तो ये दिव्यांगजन अधिनियम अधिनियम 2006 किसके लिए है? ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसका उत्तर लेंगे छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, उसके लिए यह शब्द का प्रयोग होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न है 29 नंबर का। जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम से होता है? किस क्रम से बच्चों में विकास होता है? तो मूर्त, अमूर्त, सांवेदिक रूप से, अमूर्त, मूर्त, सांवेदिक रूप से। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है सांवेदिक मूर्त अमूर्त रूप से, और चौथा है अमूर्त सांवेदिक मूर्त रूप से। तो 29 नंबर का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले सांवेदिकता होती है, फिर मूर्त अवस्था, और फिर अमूर्त अवस्था के रूप में किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास क्रम से होता है। ये इनका विकास का क्रम है। जैसे भूख लगने पर बच्चा रोकर व्यस्त करता है, ठीक है, व्यक्त करता है, ये सांवेदिक अवस्था होगी। इसके बाद बच्चों में विकास मूर्त और अमूर्त क्रम में होता है। प्रश्न नंबर 29 तक हो गए। आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न देख लिया, प्रश्न नंबर 30। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो उत्तर देख लीजिए। सबसे पहले योग्यता आधारित समूह बनाने का मानदंड, ठीक है। दूसरा है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण हो, और अगला है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए ये चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने सीटेट सोल्ड पेपर जो पुराना वाला है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित है,
इसके प्रश्न और उत्तर को हमने यहाँ पर सोल्व किया। इसके साथ साथ ये सारे प्रश्न केवीएस या जिसमें भी आपके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित पेपर होता है उन सब में ये काम आने वाले हैं। अगली वीडियो में हम जल्दी मिले हैं। आशा वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।